एहसन भाई मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास जो थे वो मैं आपको दे चुकी हूँ, अब मज़ीद मुझे ब्लैकमेल करना बंद करें, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फ़ोन कॉल पर वो परेशानी से बाहर लॉन में आ गई थी सुनते हुए, वो ठीक से अपने बाप की खुशी तक सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी। तो ठीक है अरूष, अगर तुम चाहती हो कि वो तस्वीरें आगे आ जाएं तो तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कोशिश की थी भाई होने का फ़र्ज़ निभाने की, लेकिन तुमने मुझे फ़र्ज़ निभाने ही नहीं दे रही हो। वो फ़ौरन से अपनी असल पर आ गया। एहसन भाई खुदा के लिए, मैं बहन हूँ आपकी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने आपको 25 लाख दिए हैं ना, अब बस रहम खाएं मुझ पर, इससे ज़्यादा मैं इंतज़ाम नहीं कर सकती। 25 लाख ही मांग रहा हूँ ना, और इतनी अमीर हो, इतना पैसा तुम्हारे शोहर के पास है, जेट से लेकर दे दिया, अब दूसरे जेट से लेकर दे दो। अरे करोड़ों अरबों की जायदाद के मालिक हैं वो वकील जरान शाह, उससे तुम 1 करोड़ भी मांगोगी ना वो सर का सदका दे देगा, और तुम मुझे चंद लाख देने में इतने नखरे दिखा रही हो। तुम्हारा बाप अय्याशी कर रहा है, 1 हफ्ते का इलाज 12 लाख का है उसका, और तुम उससे मेरे लिए 25 लाख तक नहीं निकलवा पा रही हो। वो अभी भी बोल रहा था जब अरूष को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई, उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। उसने घबरा कर पीछे मुड़ कर देखा तो सामने जरान शाह खड़ा था। वो जिस तरह उसे देख रहा था उसके हाथों से अचानक ही फ़ोन नीचे गिर गया था घबराहट में। ज़रान भाई आप यहाँ, उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे, खौफ से माथे पर पसीना आने लगा। उसने ज़मीन से फ़ोन उठाया। हाँ मैं फ़ोन सुनने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़रान ने रिलैक्स से अंदाज में उससे पूछा तो उसको जैसे सुकून मिला। शुक्र है उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मैं फ्रेंड का फ़ोन था, वो काफ़ी परेशानी में है तो मैं उससे बात कर रही थी, उसने घबराते हुए कहा। हाँ तुम भी काफ़ी परेशान लग रही हो, खैरियत तो है ना, कोई फाइनेंशियल इशू तो नहीं है? ज़रान ने जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश की। जी जी, उसको 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो परेशानी से बोली तो ज़रान ने हाँ में सर हिलाया। 25 लाख काफ़ी बड़ी रकम है अगर देखा जाए तो, क्यों ज़रूरत है उसे? ज़रान ने मज़ीद पूछा। जी जी हाँ वो दरअसल वो बीमार है। वो बोली लगता है कोई बड़ी बीमारी है, उसे यहाँ बुला लो, मैं इलाज करवा देता हूँ उसका, बाद में जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तब मेरे पैसे वापस कर देगी। ज़रान की निगाहें मुसलसल उसके चेहरे पर जमी थी। वो आ नहीं सकती, मेरा मतलब है उसका इलाज वहीं हो सकता है, कराची में। वो माथे से पसीना साफ करते बोली। मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगी मुझे, उसके बैंक की डिटेल दो, मैं पेमेंट करवा देता हूँ। ज़रान ने उसकी परेशानी समझते कहा। वो माथे से पसीना साफ करते हुए बोली, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगी मुझे, उसके बैंक की डिटेल दो, मैं पेमेंट करवा देता हूँ। ज़रान ने उसकी परेशानी समझते हुए कहा, मैं खुद कराऊंगी, आप मेरे बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो वो जब वापस करेगी तब मैं आपको वापस कर दूंगी। उसे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण नजर आए। मैं बैंक जाकर करवाऊंगा, मेरे पास ऐप वगैरह नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट आजकल इबादत के फ़ोन पर लॉग इन है, तो तुम उससे ले लो। बेशक, लेकिन फिर वो सवाल करेगी तो जवाब देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तो अगर तुम उससे अपनी परेशानी ना बताना चाहो तो उससे बेहतर है कि तुम मुझसे ही ले लो। आप चेक साइन करवा दें, मैं पैसे निकलवा लूँगी। वो पलटने लगा तो वो बोली। ज़रान ने एक नज़र उसे देखा, उसकी जल्दबाजी उस पर बहुत कुछ अयां कर रही थी। हाँ ये तो बेहतर रहेगा, लेकिन तुम चेक उस तक पहुंचाओगी कैसे? वो अभी पूछ ही रहा था जब अचानक शहीर को बाहर आते देखा। प्लीज़ ज़रान भाई, शहीर को मत बताइएगा, वो इस तरह की चीज़ें नहीं मानते हैं, मेरा मतलब है वो मुझे किसी की मदद नहीं करने देंगे। वो जल्दी से बोली थी जब ज़रान ने हाँ में सर हिला। हाँ मैं समझ सकता हूँ, वैसे हेल्प करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन हो सकता है तुम्हें इनकार उसने इसलिए किया हो ताकि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। खैर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। वो मुस्कुरा कर बोला, बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, इबादत को मैं खुद संभाल लूँगा। वो अपनी बात ख़त्म करता अपना फ़ोन लिए आगे की तरफ बढ़ चुका था जब शहीर उसके पास आकर रुका। ज़रान भाई क्या कह रहे थे तुमसे? वो उसके पास आते सवाल करने लगा जब उसने मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिला। कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही मौसम के हवाले से बात कर रहे थे। वो जल्दबाजी में जो कुछ समझ आया बोल गए। ज़रान भाई कब से मौसम में इंटरेस्ट लेने लगे। खैर तुम अंदर जाओ, अम्मी कह रही हैं मौसम तेज़ी से बदल रहा है तो इस तरह धूप में मत खड़ी रहो। उसकी अम्मी का पैगाम उसने उसे दिया था, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाते तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गए। खुदा का शुक्र था उसकी टेंशन में थोड़ी तो कमी आई थी। बारिक ने 25 लाख जैसी बड़ी रकम देकर जिक्र तक नहीं किया था, और उसे यकीन था कि ज़रान भी उससे दोबारा सवाल नहीं करने वाला था। एक दफ़ा वो इस मुसीबत से निकल जाए फिर ये मसला यहीं पर हल हो जाना था, उसे शहीर को बताने की भी ज़रूरत ना पड़ती। और वैसे भी शहीर आजकल बहुत ज़्यादा परेशान था, वो उसे मज़ीद अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। ये मामला वो खुद से हल कर सकती थी और ख़ुद उसके लिए
اور جب وہ خود احسن سے ملنے جائے گی تب وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے اس کے موبائل سے ساری فوٹوز ڈیلیٹ کرنے والی تھی اور پھر بس سارا مسئلہ یہیں پر حل ہو جاتا۔ مزید اس بارے میں اب کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، بس سب کچھ حل ہو جائے، جیسا اس نے سوچا ہے بالکل ویسا ہی ہو جائے تو ڈر تو لگ ہی رہا تھا۔ بس سب کچھ حل ہو جائے جیسا اس نے سوچا ہے بالکل ویسا ہو جائے، ڈر تو لگ رہا تھا لیکن اسے یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ وہ واپس اندر آئی تو بابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اندر آئی تو بابا سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایزا کے ساتھ ہونے والا معاملہ ان سب کی نظر میں تھا، سب کو ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس گھر میں سبھی لوگ پریشان تھے۔ ابھی تک دامیار کی بیٹی دیکھی تو صرف زران بھائی اور باریک بھائی نہیں تھی، لیکن اس کی بیٹی کا سن کر جھٹکا سب کو ہی لگا تھا۔ اس وقت گھر میں ایک پریشانی کا ماحول بنا ہوا تھا اور ایسے ماحول میں وہ لوگ مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی ان لوگوں کو، اس لیے اپنے والا معاملہ وہ خود اکیلے حل کر رہی تھی۔ اور بے شک یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو آگے جا کر ایک بہت بھیانک روپ اختیار کرنے والی تھی۔ تم نے اب تک چینج نہیں کیا؟ وہ امارا کے روم سے نکلا تو اس کو زینت بی بی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک انہی کپڑوں میں تھی جن میں وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نہیں، تمہیں چینج کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم کہیں نہیں جا سکتی اس گھر سے، اور اگر تم کہیں باہر جا رہی ہو تو پھر اب تم اس طرح دلہن بنی کیوں پھر رہی ہو گھر میں؟ وہ اس کی تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ اب کیا میں اپنے ہی گھر میں تیار ہو کر بھی نہیں گھوم سکتی؟ اسے غصہ آ رہا تھا اس کی باتوں پر۔ کیوں نہیں میری جان، تم جو چاہو کر سکتی ہو، لیکن تمہاری تیاری تمہارے گھر سے نکلنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ پھر سے اسی انداز میں بولا۔ دامیار آپ مجھ پر کہیں بھی جانے کی پابندی نہیں لگا سکتے، اور اگر میں کہیں نہیں جا رہی نا تو اس میں میری مرضی شامل ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کی بات مان کر اپنے بھائیوں کے گھر نہیں جا رہی ہوں، میں جب چاہے اپنے والدین اور بھائیوں سے ملنے جا سکتی ہوں۔ آج مجھ پر اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، بس فی الحال میں کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی۔ وہ صاف ستھرے الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ بہت احسان ہے آپ کا کہ آپ اس طرح کی بدمزگی نہ چاہتے ہوئے میری بات مان رہی ہیں۔ اب آپ مجھ پر ایک اور احسان کر دیں، یہ خوبصورت سا لباس جو آپ نے اس وقت زیب تن کر رکھا ہے اسے بدل دیجیے، کیونکہ یہ آپ کے باغی ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے احسان قبول کرتا اپنا ڈر بھی اس پر واضح کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں سے اتنا ڈرتے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے انداز پر دامیار بھی مسکرایا۔ تمہارا بھائی وکیل ہے، میرے خلاف دلائل دے کر بھی تو تمہیں مجھ سے دور کر سکتا ہے نا، اور تمہارا وہ پولیس والا بھائی، وہ تو میرے قتل کی سازشیں بھی کرے گا، اور جہاں تک تمہارے سب سے عقل مند اور بڑے بھائی کی بات ہے تو وہ تو سب سے پہلے تمہیں میرے خلاف کرے گا۔ اور وہ چھوٹا والا شہید، وہ دکھتا تو شریف ہے لیکن ہے نہیں، تمہارے چارے بھائیوں کی کہیں نہ کہیں میری زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں، اور تمہیں وہاں بھیج کر میں انہیں مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ آج تم ان لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہی ہو کہ تم میری غلطیوں کے ساتھ مجھے قبول کر چکی ہو تو پھر یہ بات ختم ہو گئی نا۔ انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سالے، خبردار جو میرے بھائیوں کو گالی دی، میں سر پھاڑ دوں گی آپ کا۔ ایزا غصے سے بپرے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی۔ میں گالیاں نہیں دیتا ایزا، ڈونٹ وری، اور ویسے بھی وہ سالے ہیں میرے، اور رشتے کے حساب سے بھائی اب جو بھی ہے جیسے بھی ہے برداشت تو کرنا پڑے گا نا، رشتہ تو نبھانا پڑے گا نا۔ وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں سے کوئی بھی رشتہ رکھنے کی، اور نہ ہی میرے بھائی آپ سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ غصے سے بولی تو دامیار نے اب کی دوا آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ سینسیٹیو تھی۔ ایزا میرے پاس صرف تمہارا رشتہ ہے، اور یقین کرو میں اپنے اس رشتے پر کبھی کسی طرح کا کوئی رسک نہیں اٹھا سکتا۔ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس دنیا کا کوئی بھی انسان تمہیں مجھ سے الگ کرے۔ اگر اس طرح کی کوئی کوشش کسی نے بھی کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا، بے شک وہ تمہارے بابا ہوں یا پھر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب امارا تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ امارا چلو ہم چلتے ہیں، اور تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی ایزا؟ اس نے جاتے جاتے ایک دفعہ پھر اس کو باور کرا، جبکہ ایزا اس کی بات کو اگنور کرتی اوپر کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ میں نے نہیں رہنا ہسپتال میں، مجھے تمہارے ساتھ رہنا۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا وہ مجھے ہسپتال میں رکھے گا، تم نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے اس سے ناراضگی سے بولی۔ کیونکہ وہ تمہارا علاج کریں گے، اور صرف 1 ڈیڑھ مہینہ ہی تو تمہیں یہاں ایڈمٹ رہنا ہے، اور کون سا میں تمہیں آج ہی ایڈمٹ کروا رہا ہوں یہاں سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا۔ اگر وہ گندی عورت مجھے پھر اپنے ساتھ لے گئی تو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں اب کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا، اور وہ عورت اب تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے یہاں تمہاری سیکیورٹی کا انتظام بھی کروانا ہے، اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تمہیں۔ وہ اسے پورا یقین دلا رہا تھا۔ تم اس لڑکی سے بہت پیار کرتے ہو نا؟ اس کے گاڑی سٹارٹ کرنے پر اچانک اس نے سوال کیا۔ کون سی لڑکی سے؟ دامیار سمجھ چکا تھا وہ ایزا کی بات کر رہی ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر پوچھ بیٹھا۔ وہی جس نے نیلے رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، صبح کتنی خوبصورت لگ رہی تھی نا وہ، تمہیں وہ اچھی لگتی ہے نا؟ وہ شرارتی سے انداز میں پوچھنے لگی۔
अच्छी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो मेरी बीवी है। उसने जैसे राजदाराना अंदाज में बताया। अच्छा, फिर तो मैंने गलत किया, मैंने उससे अच्छे से बात नहीं की। वो सोच रही होगी मैं कितनी बुरी हूँ, मैं उसे घर जाकर सॉरी बोल दूँगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो मुस्कुराया। हाँ, तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए और तुम्हें उससे बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम जिससे प्यार करते हैं ना हम जिससे प्यार करते हैं ना वो हमें सबसे अच्छा लगता है। जैसे तुम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। वो उसे देखते हुए बोली, लड़की, तुम्हें क्या तुम्हारी माँ ने तहज़ीब नहीं सिखाई कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? ये तुम मुझे तुम कहकर क्यों पुकारती हो? बड़ा हूँ मैं तुमसे, इज्जत लिहाज नहीं है क्या? वो गाड़ी घर वाली रोड की तरफ बढ़ाने लगा, जबकि उसकी बात पर वो हंसते हुए उसकी बात ही नज़रअंदाज कर गई। वो घर वापस आया तो इज़ा वहीं बैठी नज़र आई उसे, जहाँ वो सुबह उसे छोड़ कर गया था। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, उसने अमारा से पलट कर कहा, जबकि वो कुछ भी बोले बगैर हाँ में सर हिलाती सीधी उस कमरे की तरफ चली गई जहाँ से वो सुबह उठी थी। कहीं बाहर चलें, तुम बोर हो रही होगी। वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगा तो इज़ा ने घूर कर उसे देखा। जी नहीं, मेरे शोहर ने मुझ पर पाबंदी लगाई है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। इज़ा, मैंने तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इज़ा, मैंने तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम अपने घर जाओ या अपने भाइयों से मिलो। तुम नहीं जानती, इस वक्त ना वो कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं है। तुम्हें खोने से डर लगता है इज़ा, और वो लोग तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। जानती हूँ मैं, आपको डर लगता है, और वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने मना कर दिया है सबको, और वैसे भी जब आपकी बेटी की उम्र सबको पता चल जाएगी तो उन्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी बेटी हो ही नहीं सकती। बल्कि कुछ हद तक अंदाज़ा तो उनको भी होगा, अब भी हो चुका होगा। मैं उनका दिल आपकी तरफ से साफ़ करने की कोशिश करना चाहती हूँ। वो उसे देखते हुए बोली तो दामियार ने एक गहरा सांस लिया और फिर उसके सामने थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो मेरी बेटी है इज़ा, एक्सेप्टेड। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देते बोला तो इज़ा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। साबित करें कि वो आपकी बेटी है। ब्लड टेस्ट नहीं होता क्या? ब्लड टेस्ट नहीं होता, वो क्या बोलते हैं उसको, वो डीएनए। मुझे अपनी बेटी से अपना रिश्ता साबित करने के लिए किसी डीएनए की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे अपना नाम दे रहा हूँ, उसके साथ मेरा नाम आएगा तो सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो मेरी बेटी है। हज़ार तरह के सवाल किए जाएंगे दामियार। अगर आप उसे दुनिया के सामने लेकर आएंगे तो क्या जवाब देंगे कि आपकी इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? मैं उसे दुनिया के सामने नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि मेरी एक बेटी है। मैं उसे शोपीस बनाकर सबके सामने पेश नहीं करूंगा। तो फिर बहन साबित करने में क्या बुराई है? वो उल्टा सवाल करने लगी। नहीं साबित कर पाऊंगा ईसा, वो अचानक बोला तो वो हैरत से उसे देखने लगी। मैं साबित नहीं कर पाऊंगा कि वो मेरे बाप की बेटी है, क्योंकि ना तो मेरा बाप इस दुनिया में और ना ही ज़रमीना। कोई गवाह नहीं है इस बात का कि जब मेरा बाप मरा था तब मेरी माँ दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट थी। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि मेरी माँ को घर से निकाला गया था तब वो मेरे बाप के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने खुद ये राज छुपा लिया कि आगे ज़िंदगी में शायद ये राज उसके काम आएगा, और अगर बेटा हुआ तो वो मुर्तज़ा शाह की जायदाद का हिस्सादार बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी बेटी पैदा हुई थी और वो बेटी उसके किसी काम की नहीं थी, जिस पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो पैदाइशी बीमार थी। जेल से तकरीबन 10 साल के बाद उसे रिहाई मिली थी। मेरे बाप से शादी करने के लिए उसने अपनी मालकन रज़िया बेगम को धोखा दिया था, और रज़िया बेगम उसे कई सालों से तलाश कर रही थी। लेकिन रज़िया बेगम को अब ज़रमीना से कोई मतलब नहीं था, बल्कि मतलब उसकी बेटी से था। उसका इरादा उसकी बेटी को पाल कर अपने कोठे की सबसे बड़ी तवाइफ बनाने का था। वो एक दफ़ा घर भी आई थी। अम्मारा को उसके घर वालों के हवाले करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरे अलावा कोई भी ज़िंदा नहीं बचा, और मैं उस वक्त लंदन में था। वो अम्मारा को लेकर कहीं रूपोश हो गई और फिर कई साल उसकी कोई खबर ना मिली। वक्त गुजरता गया, मुझे उस औरत की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई, और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता चला। मुझे यही लगा वो जेल में ही कहीं मर चुकी है। लेकिन फिर तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक कॉल आई। कॉल पर कोई औरत थी जो मुझसे खून मांग रही थी। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया कि उस औरत को मेरा खून क्यों चाहिए, और ना ही मैं जानता था वो औरत कौन है। वो औरत मुझसे बात करना चाह रही थी और मैंने रॉन्ग कॉल समझकर फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मुझे कभी उसका फ़ोन नहीं आया, लेकिन मेरे जहन में ये बात ज़रूर आई कि वो औरत कौन थी और मुझसे मेरा खून क्यों मांग रही थी।